हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आज रिमेनिंग 50 MCQs डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिंग टू सैम्पल पेपर 6। अगर आपने पहले 50 क्वेश्चंस की क्लास नहीं की है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे एंड आपको क्लास के एंड में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वो 50 MCQs भी आप ज़रूर से कर लेना। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू द पोटेंशियल एंड परसिस्ट when firm is too small and too specialized, when firm's decision to hire inputs do not result in an increase in the input cost, when firm is too large and over diversified, when long run cost of producing a unit falls as the output increases। तो अगर हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व से। एंड जब लॉन्ग रन, ये लॉग नहीं है लॉन्ग है, लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ यूनिट, मतलब एक यूनिट को बनाने का जो खर्चा है वो डिक्रीज हो जाता है जबकि आउटपुट इंक्रीज होता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 इज अलाउड अंडर टैक्स लॉस फॉर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर रेवेन्यू इन नेचर। इफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट गिवन है देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। अब देखो, ये मान लेते हैं कि ये BXY है और ये BYX है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? R पूछा है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट BXY मल्टीप्लाई बाय BYX। और एक और चीज़ आप लोग को ध्यान होगी, अगर आपने कोरिलेशन की क्लास की है तो वहाँ हमने बताया भी था कि अगर ये दोनों माइनस में है तो ये भी माइनस में आएगा, तो आपको अंडर रूट में कुछ भी माइनस में लेने की ज़रूरत नहीं है। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2 ये हो जाएगा अंडर रूट 0.16 और हम कह सकते हैं माइनस 0.40। इसका करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, फॉर अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन द रेशियो बिटवीन, अब ये देखो रेशियो किसके बीच में दिया है? ये दिया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में रेशियो दिया है 8:40। अब आपको सैंपल साइज कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड एरर पे भी हमने ऑलरेडी क्लास डाली हुई है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। अब इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है और इसकी वैल्यू दी है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? सैंपल साइज दैट इज अंडर रूट n, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ x, और अंडर रूट n इज इक्वल टू 40/8 और हम कह सकते हैं 5। हमें क्वेश्चन में सैंपल साइज निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 25, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। When a company distributes its products through a channel structure that includes one or more resellers, it is known as direct marketing, indirect marketing, integrated marketing और मल्टी लेवल मार्केट। नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनडायरेक्ट मार्केटिंग, क्योंकि सिंपली क्या कह रहा है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करे कैसे? चैनल से, जहां कई सारे रीसेलर्स हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग तो नहीं हुआ। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब सिंपली क्या कि जब आप डायरेक्टली किसी के साथ मीट कर रहे हो, क्लियर। और इनडायरेक्ट मार्केटिंग मतलब जहां पे एक या एक से ज्यादा रीसेलर्स अवेलेबल हो। नेक्स्ट, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशंस? एक्सेस कैपेसिटी कहाँ हो सकती है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। नेक्स्ट, पीटर एफ ड्रकर नोटेड द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स? मार्केटिंग इज अ सब्सिडरी कंपोनेंट ऑफ सेलिंग, नो। द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपर फ्लॉज, यस। मार्केटिंग का मेन एम क्या होता है कि जो हमारा सेलिंग है उसको हम सुपर फ्लॉज बना सकें, और यही सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में रिलेशनशिप पीटर एफ ड्रकर ने इस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलेवेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। यस, अगर नेट इनकम अप्रोच की बात करें ना, तो इसके लिए जब हम फर्म की वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को कंसिडर करते हैं, और बहुत जल्दी हम नेट इनकम अप्रोच पे क्लास अपलोड करेंगे तो वहाँ ये टॉपिक आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अ फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लीवरेजेस इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। ये भी सही है, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर लीवरेजेस में चेंज करोगे तो उससे फर्म की भी वैल्यू बदल सकती है एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भी वैल्यू बदल सकती है। तो देखा जाए तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड लीवरेज में क्योंकि आप चेंज करोगे तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएगा, ये एक वैलिड जस्टिफिकेशन है किसका? असर्शन का। तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट 2015-19? डबलिंग द एक्सपोर्ट, ये तो करेक्ट है. अचीव 3.5% शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट, येस. इंट्रोड्यूस 2 न्यू स्कीम्स, एक तो MEIS था और एक SEIS था. एंड इंट्रोड्यूस सिंप्लीफाइड आयात निर्यात फॉर्म. करेक्ट आंसर होगा 4 ऑल ऑफ द above. Next is organization structure that shows a unique combination of strategy, structure and management process. इस process को basically हम क्या कहते हैं? Network organization. The attitude based on beliefs, opinion, knowledge or information about the particular event which the employees possess is cognitive attitude. इस पे हमने पहले भी discussion किया हुआ है. Redeemable preference shares की value 2 lakh are to be redeemed at par, for which fresh equity shares of rupees 80,000 are issued at a discount of 10%. What amount should be transferred to capital redemption reserve account? तो simply जितना भी redeemable preference shares हमारे पास है उसमें से हम माइनस करते हैं फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स को, और जो बैलेंस बचता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं या उतने का हम CRR बनाते हैं. तो देखो हमारे पास जो रिडम्पशन की वैल्यू है, मतलब हमें 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, हमने 80,000 का फ्रेश इशू किया बट ये 10% के डिस्काउंट पे हुआ है, तो यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा मार्केट से? 72,000. और ये जो बैलेंस बचा 1,82,000, 1,28,000, इसकी हमें और रिक्वायरमेंट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए. तो इसको इतने अमाउंट से हम CRR मेंटेन करेंगे. करेक्ट आंसर होगा 3. नेक्स्ट, अब यहाँ देखो मैच करना है सिंपली लिस्ट 1 लिस्ट 2. 80 TTA की बात करें तो इस बेसिकली 80 TTA में क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट. करेक्ट आंसर होगा 3rd. 80 CCD की बात करें तो इसके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम में जो कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन है. 80 E में डिडक्शन मिलता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर, ये टेकन है, टेकन फॉर हायर एजुकेशन. एंड 80 EE है फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब जो आप अपने घर के लिए लोन लेते हो उस पर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो मिलता है सेक्शन 80 EE में. करेक्ट आंसर होगा 1. नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग है और आपको सिर्फ सेक्शंस मैच करने हैं. सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ये रिलेटेड है रेसिडेंट से. सेक्शन 10 AA ये रिलेटेड है लीव सैलरी से. सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 रिलेटेड है एग्रीकल्चरल इनकम से. एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 रिलेटेड है लीव ट्रैवल कंसेशन से. तो करेक्ट आंसर होगा 4. विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज इज केप्ट आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ GST? GST के बाहर रखा गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एज पर गिवन ऑप्शन? करेक्ट आंसर होगा प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? बाकी सारे तो हैं बट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये इसका पार्ट नहीं है. बाकी IDA है, IFC है, मीगा भी है. नेक्स्ट, अगेन मैच करना है. अब देखो अगर WTO की बात करें तो ये जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है. IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन. FAO का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में. FAO का हेडक्वार्टर है रोम में और EU का है ब्रुसेल्स में. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1st. नेक्स्ट, the channel alternative is not to be assessed on the basis of economic criteria, control criteria, adaptive criteria or accumulation criteria. Next, which of the following are included in digital payment system? RTGS है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, नेफ्ट है, चेक नहीं है. बेसिकली डिजिटल बोला था तो RTGS एंड नेफ्ट इसका करेक्ट आंसर होगा. दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd. नेक्स्ट, अ सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर अ लीजी हैविंग लिक्विडिटी क्राइसिस, सरप्लस फंड, हाई प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो लॉस. अब देखो सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट की बात करें तो ये बेसिकली लिक्विडिटी क्राइसिस से रिलेटेड है. करेक्ट आंसर होगा 1. प्रमोटिंग टीम स्पिरिट, हार्मनी, यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली क्या है? स्पिरिट द कॉप्स. करेक्ट आंसर होगा E और स्पिरिट का E से ये स्टार्टिंग होगा ना कि S से. Which of the following reflects the sum of perceived tangible and intangible benefits and cost to a customer? Customer satisfaction, customer delight, customer value. क्योंकि यहाँ पे हम बात करें बेनिफिट्स की भी एज वेल एज कॉस्ट की भी. द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर इज ₹90 एंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर इज ₹4.5. If the dividend is expected to grow at a rate of constant rate of 8%, the shareholders required rate of return will be. यहाँ देखो सिंपली हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस पे हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कशन किया है और अब क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस अपलोड करेंगे तो वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे. फॉर्मूला सीधे क्या है? D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ रेट, और D1 हमारे पास ऑलरेडी दिया है 4.5 डिवाइडेड बाय 90 प्लस ग्रोथ रेट कितना है? 8%, दैट इज 0.08.
तो जब हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे तो आएगा 0.13 और हम कह सकते हैं 13% इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन। अब देखो सबसे पहले ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, the social environment of the job affects people and is also affected by them and not by management alone is the main proposition of contingency theory of organization, system theory, classical theory. Neoclassical theory of organization इसका correct answer होगा। In tax laws, donation to approved and notified association for scientific research, ये बेसिकली अलाउड होता है 150% ऑफ द डोनेशन, कि आपने जितना अमाउंट डोनेट किया है उसका 1.5 गुना आपको डोनेशन डिडक्शन अलाउड होता है। नेक्स्ट, motivation, force or level of efforts is not equal to satisfaction and performance is propounded by Porter-Lawler model. करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, अगेन मैच करना है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, ये किसका हाइपोथेसिस था? मैरिस हाइपोथेसिस। मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, विलियमसन हाइपोथेसिस। सैटिस्फाइंग बिहेवियर का करेक्ट आंसर होगा 4 एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन का होगा बाउमुल्स हाइपोथेसिस। करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, अगेन देखो मैच द फॉलोइंग, और ये बहुत सिंपल है, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस की बात कर रहा है। इस पे हमने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल पे डिस्कशन किया हुआ है। सबसे पहले कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो इसका फॉर्मूला कौन सा है? फर्स्ट वाला है। बाउलेस की बात करें तो इसके सामने ही इसका फॉर्मूला दिया हुआ है और कैलीज का एकदम लास्ट में दिया है। करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड कोटा. The arithmetic of mean of 10 items is 50. If each item is increases by 5, then new arithmetic mean would be, हमारे सेकंड चैनल सी काजल डिरोलिया पे हमने स्टैटिस्टिक्स की ऑलरेडी डिटेल सेशंस अपलोड किए हुए हैं। वहाँ हमने मीन की पूरी डिटेल प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी, जहाँ हमने बताया था कि अगर मान लो कोई एक नंबर हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में आप ऐड करते हो तो उतने से ही हमारा ओल्ड मीन, तो उतनी ही वैल्यू हमारे ओल्ड मीन में भी ऐड हो जाएगी और हम न्यू मीन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो अरिथमेटिक मीन दिया हुआ था 10 आइटम का 50, ये हमारे पास ओल्ड मीन दिया हुआ है और क्योंकि हर एक आइटम 5 से इंक्रीज हो रहा है तो हमारा ओल्ड मीन भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा और न्यू मीन आएगा 55। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, अ कंपनी इशूज 10% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ की बट इशू प्राइस कितना है 95। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर? अब प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट पूछा है, यहाँ पे देखो ये बता दिया है कि प्रेफरेंस डिविडेंड कितना मिलेगा 10%। अब देखो केपी पे भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है और अगेन अभी बहुत जल्दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेशन में अपलोड कर देंगे इसका और डिटेल डिस्कशन। तो 100 रुपीज़ क्योंकि फेस वैल्यू है उस पर 10% प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू और इशू प्राइस कितनी है 95। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 0.10526 और हम कह सकते हैं 10.53%, जो कि करेक्ट ऑप्शन 4 में दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, आफ्टर यूएस डॉलर विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज लार्जेस्ट वेटेज इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एसटीआर? करेक्ट आंसर होगा 3rd यूरो। नेक्स्ट, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म दैट सेल्स अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹10 एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज ₹-2। यहाँ देखो फॉर्मूला जो होगा एमआर का वो सिंपली क्या होगा एआर और प्राइस 1 - 1 डिवाइडेड बाई ई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईडी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। किसी भी फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करो बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे प्राइस किसको डिनोट करा है? एवरेज रेवेन्यू को, या हम कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू किसको डिनोट करा है? प्राइस को। हम सिंपली फर्स्ट फॉर्मूले पे वैल्यू अप्लाई करेंगे तो एमआर क्या हो जाएगा? प्राइस 10 है, 1 माइनस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है 2। सिंपली इसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी आएगी? 5। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज डिसीजंस कम इन द एम्बिट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजंस। नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन टिपिकली वुड नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ, अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल पोजीशन चेंज की तो ये किससे नहीं इफेक्ट होता? शेयर कैपिटल इशूड से होगा, कैश डिविडेंड डिक्लेयर से होगा, परचेज एंड रिटायरमेंट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक से होगा। बट अगर डिविडेंड शेयर्स पे डिक्लेयर्ड हुआ है, अभी पे नहीं हुआ है, सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, तो उससे कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बेसल एज पर गिवन ऑप्शन? करेक्ट आंसर होगा बेसल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नेंस ऑफ 15 कंट्रीज। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2 और बाकी जितने भी स्टेटमेंट दिए ना सब सही है। यहाँ बेसिकली 15 कंट्रीज नहीं, ये 10 कंट्रीज ने मिलकर के इसको एस्टैब्लिश किया है। क्लियर? नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू रिलेशनशिप मैनेजमेंट? प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेशन नो, प्रोडक्ट बेनिफिट ओरिएंटेशन, फ्रीक्वेंट कंज्यूमर कॉन्टैक्ट, हाई कंसर्न फॉर क्वालिटी. दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी सी डी. नेक्स्ट अगेन देखो असर्शन और रीजन दिया है. कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट फेमा प्रोविजंस. यस. बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, आरबीआई enjoys requisite expertise of FEMA administration. yes, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीजन भी जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को, तो करेक्ट आंसर होगा 1. नेक्स्ट द रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड रेगुलेटर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन? एनके मित्रा कमिटी. Under which of the following situations the decision outcome on evaluation of investment opportunities vary under NPV and IRR method? As per, ये दोनों बेसिकली वैरी करते हैं किस रीजन से? टाइम डिस्पैरिटी यस, कॉस्ट डिस्पैरिटी यस, लाइफ डिस्पैरिटी, बट वॉल्यूम डिस्पैरिटी की वजह से अफेक्ट नहीं होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd. नेक्स्ट मैच करना है. इंटर बैंक कॉल मार्केट, ये होगा शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, कमर्शियल बिल्स मनी मार्केट, कमर्शियल पेपर्स प्रोमिसरी नोट एंड ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट पेपर. करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट though closely related, job evaluation and performance appraisal are not the same. The purpose of job evaluation is to fix the remuneration and other relevant benefits. देखो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. अगर जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो ये अलग अलग है. एंड कह रहा है जो जॉब इवैल्यूएशन का पर्पस है वो हमेशा क्या होता है? रेम्यूनरेशन और बाकी बेनिफिट्स को फिक्स करना, बल्कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का पर्पस ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सके. तो करेक्ट आंसर होगा 1 कि दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह करेक्ट है. Brainstorming technique demands generation of a number of alternatives to a problem. Participants generate as many alternatives as possible without evaluating them in brainstorming session. Again ये दोनों ही statement correct है और reason correct justification है assertion का. Next, which of the following is an instance of non-conventional dumping, reverse dumping? Next, following are the steps in the ABC, that is activity based costing allocation. Identification of the main activities पहला step होगा, फिर collection of cost pool होगा, determination of the activity cost driver होगा, then calculation of activity driver rate होगा, charging the cost of activities to product. ये पूरा sequence में ही दिया है, correct answer होगा 3rd. आज का लास्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास असर्शन रीजन दिया है. एट टाइम्स अ बिजनेस में फेस अ सिचुएशन वेयर इट हैज़ टू शट डाउन इट्स ऑपरेशन. हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज होती है. इफ द रेवेन्यू इज लेस देन इट्स वेरिएबल कॉस्ट द ऑपरेशन शुड बी क्लोज डाउन. ये भी सही है भाई. अगर आपका रेवेन्यू मतलब जो आप अर्न करो वो कम है किससे? वेरिएबल कॉस्ट से, तो वो आपकी शट डाउन सिचुएशन होती है. मतलब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन असर्शन का करेक्ट जस्टिफिकेशन है, तो करेक्ट आंसर होगा 2. अब यहाँ देखो हमारा 100 MCQs पूरा डिस्कस हमने कर लिया है. पहले 50 MCQs हमने अलग पोर्शन में अपलोड किए थे. अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे. वो क्लास भी आप ज़रूर से कर लेना क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है. और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या मैम ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए रेलेवेंट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए रेलेवेंट है? तो हाँ, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेलेवेंट है. फिर भले आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो. किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. अगर आपको आज का सेशन यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना. और हम लोग मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जो कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.